हेलो टू माय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट फिजिक्स चैनल दैट इज़ फिजिक्स एकेडमी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हमारे चैनल पे हमने एज यू ऑल नो हमने लक्ष्य बैच शुरू किया है, जिसके लिए मैं आपको वीडियोस डाल रही हूँ यूट्यूब पे ही, राइट। इट्स टोटली फॉर फ्री। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 आपका, जो उसके हमने प्रीवियसली किए हैं बच्चे वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के लिए, आपको प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी। अब हम सेकेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपका पेज नंबर 8 पे HC वर्मा की बुक में आपको मिलेगा। क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यों? क्योंकि इनसे आपको फिजिक्स को कंसेप्चुअल फिजिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो JEE के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत ईजी है, इसको क्या करना है, नहीं। बट इसको आपको बहुत सारे जो फिजिक्स के कंसेप्ट्स हैं ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज as you can see on the screen, the meter is defined as distance traveled by light in 1/299,792,458 seconds, right? Why didn't people choose some easier numbers such as 1/300,000,000 seconds? Why not 1 second? राइट, उसने हमें 2-3 क्वेश्चन इसमें आ दिए, है ना। सबसे पहले उसने क्या बोला, इसको तसल्ली से क्वेश्चन को रीड करो, है ना, ऐसे ही आंसर नहीं दे देना। उसके बीच में वो क्या बताना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है आपको, वो देखो क्या बताना चाह रहा है। उसने बोला 1 मीटर, मीटर का जो डेफिनेशन है, जो आपने बुक में अपने सेकेंड चैप्टर NCERT बुक में जो एक चार्ट गिवन है आपको 2.1, उसमें देखो मीटर का डेफिनेशन क्या है ना। तो मीटर क्या है, वो बता रहा है कि डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट। किसके द्वारा ट्रेवल किया गया बच्चे? लाइट। तो वो तो अपनी स्पीड से ही चलेगी ना। तो बच्चों, एज वी ऑल नो, स्पीड ऑफ लाइट जो है हम उसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है बच्चा? अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट। बट अगर हम देखें तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती है स्पीड ऑफ लाइट की, दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, जो आपकी एक्सपेरिमेंटली हमें साइंटिस्ट ने बताई है। स्पीड हमें पता चल गई, एस हमें पता चल गया, दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड है, राइट। उसके बाद वो बात कर रहा है डिस्टेंस की, है ना। वो तो बात कर रहा है डिस्टेंस की, कितने डिस्टेंस की? 1 मीटर चाहिए हमें। कैसे आएगा? बहुत ईजी सा फॉर्मूला है हमारे फिजिक्स में, बहुत ईजी, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये है। और वो पूछ रहा है कि लाइट ने इतनी स्पीड से ट्रेवल किया, राइट, और हमें 1 मीटर डिस्टेंस मिल गया। कैसे मिलेगा? लाइट इन कितने सेकंड्स में ट्रेवल किया उसने, वो भी उसने दे दिया है। क्या दिया है? 1/299,792,458 सेकेंड्स। उसने टाइम भी दे दिया है ना। तो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस, इस फॉर्मूला से अगर हम डिस्टेंस देखें, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या आ गया? S × T, दैट इज स्पीड × T। स्पीड हमारे पास किसके इक्वल है बच्चा? इसकी वैल्यू पुट कर दो स्पीड की, दैट इज 299,792,458 स्पीड आ गया ये हमारे पास। इनटू में टाइम भी करना है। टाइम उसने क्या दिया है हमारे पास? टाइम इतना है। वो बोल रहा है कि इतना ही क्यों होता है ना। Why didn't people choose some easier number such as 1/300,000,000, है ना। Why not 1 second? 1 second ही क्यों नहीं चूज कर लिया? अब एक तरफ तो आप कह रहे हो आपको डिस्टेंस चाहिए 1 मीटर, है ना, और एक तरफ आप कह रहे हो कि इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे 1 लेट किया, ये आपका जो भी वैल्यू गिवन है 3 × 10⁸, वो अगर आप पुट करोगे तो क्या ये कैंसिल आउट होके आपको यहाँ पे डिवाइड करके आपको 1 मीटर देंगे? नहीं, आपको चाहिए 1 मीटर। तो आपको सेकंड भी क्या लेना पड़ा? आपको सेकंड ये लेना पड़ा, क्योंकि हम स्पीड ऑफ लाइट का क्या करेंगे, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं उसमें हमें क्या चाहिए? 100% एक्यूरेसी भी चाहिए, वो हमने देखा है। तो आप स्पीड का क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं लेोगे बच्चे, उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे स्पीड का, है ना। तो टाइम भी हमें क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऐसा चाहिए। जब आप इसको टाइम को पुट करो, टाइम हमारा 1/this सेकेंड, 1 सेकेंड का इतना हिस्सा सोचो, 299,792,458। अगर आप इसमें इतने सेकंड्स लेते हो तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 आएगा, आपका 1 मीटर का डिस्टेंस आएगा, राइट। जबकि अगर आप, जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि
क्यों नहीं आपने 1/3 × 10⁸ ले लिया? अगर वो लेते तो इससे कैंसिल नहीं होता भाई, कुछ वैल्यू 1 मीटर हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता। या फिर हम 1 सेकेंड लेते, या स्पीड अगर आपकी इतनी होती इंटू में 1 सेकेंड लेते तब भी आपको 1 मीटर नहीं मिलता। सो लाइट तभी 1 मीटर ट्रेवल करेगी डिस्टेंस जब जो उसकी स्पीड है उससे तो वो चेंज नहीं हो सकती है ना, तो वो स्पीड सेम रहेगी। जब आपका टाइम जो है वो आप वेरी कर सकते हो, जब आप उतने सेकेंड्स में जब आप उसको जज करोगे, जब वो अपनी स्पीड से ट्रेवल करेगी तभी आपको 1 मीटर डिस्टेंस आपका वो लाइट ट्रेवल करेगी। राइट, गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, now let's check next numerical, that is numerical number 2 for our questions for short answers in your HC Verma book and chapter first. Let's start as on your screen. Let's read it first. What are dimensions of volume of a cube of edge A? एक क्यूब है जिसका एज है A, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट है उसका, वो भी पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, ओके, वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है स्फीयर का। राइट, द रेशियो ऑफ the volume of cube of edge to the volume of a sphere of radius A. फाइन, हमें क्या करना है, एक क्यूब है आपके पास जिसका एज है A, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और एक स्फीयर है जिसका रेडियस है A, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। राइट, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हमें उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। राइट, सो हम कर सकते हैं बहुत ईजिली। फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चा। एक क्यूब है जिसका आपका क्या है, वॉल्यूम। अब हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है ना। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, डायमेंशंस। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, अच्छा डायमेंशंस बताने हैं ना, ठीक है। आपका क्या आ गया, लेंथ लेंथ लेंथ, तीनों ही तो लेंथ के पार्ट हैं। सो एल क्यूब आ गया आपके पास, क्लियर है। सो डायमेंशन अगर वो पूछ रहे हैं ना बच्चे, सिर्फ डायमेंशन पूछ रहे, ध्यान रखना, तो वो 3 आ गया आपके पास। राइट, डायमेंशन मतलब जो पावर होती है, हमने डेफिनेशन किया था ना बच्चे डायमेंशंस का। सो डायमेंशन इज बेसिकली द पावर ऑन द फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनके सिंबल्स के ऊपर जो पावर है। राइट, सो पावर क्या है, 3, डायमेंशन इज 3। अगर वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहे हैं तो v इज इक्वल्स टू एल क्यूब विद इंक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और डायमेंशनल इक्वेशन पूछ रहे हैं तो v को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दो। राइट, नाउ नेक्स्ट क्या है, स्फीयर है बच्चे। स्फीयर आपका क्या डायमेंशन, आपका सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। वैसे तो वॉल्यूम है बच्चे, चाहे वो किसी भी टाइप का वॉल्यूम हो, सबके डायमेंशन सेम ही रहेंगे, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा। राइट, डायमेंशंस का यही फायदा है, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपका क्या है, आपका कोई भी टाइप का आपका फॉर्मूला है, कोई भी टाइप की पावर है, कोई भी टाइप का अगर वो पावर है, पावर मीन्स पावर है ना, विद द डायमेंशंस, उसके सारे आपके सब टाइप के पावर के सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रहेंगे, सेम टाइप की एनर्जी के सबके सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज रहेंगे, सेम टाइप की वेलोसिटी के, जो वेलोसिटी है चाहे वो किसी भी टाइप की वेलोसिटी है, सबके सेम डायमेंशनल फॉर्मूलाज रहेंगे। चाहे वो एक्सेलरेशन है, चाहे वो फोर्स है, सेम टाइप के आपके सभी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस रहेंगे। चाहे वो फोर्स है तो सभी जितने भी टाइप का फोर्स है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, है ना। अब जस्ट लाइक दिस इसमें वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो चाहे वो क्यूब है, चाहे वो स्फीयर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, उसका क्या रहेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। राइट, सो डायमेंशन वैसे हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या है आपके पास। स्फीयर है, उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो क्रॉस चेक करते हैं क्या आएगा बच्चा, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हम सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है, और हम सबको ये भी पता है, मैम ने बताया है ना पहले आपको, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है 4/3 इज अ कांस्टेंट नंबर है, पाई कोई डायमेंशंस नहीं, ये भी डायमेंशन लेस है, ये दोनों चीज़ें डायमेंशन लेस हैं। तो हमारे पास क्या बच गया, आर क्यूब। आर क्या है बच्चा, आपका रेडियस है। रेडियस क्या होती है, लेंथ ही होती है। तो डायमेंशंस के लिए इसके डायमेंशंस क्या आ गए, दैट इज एल क्यूब। क्लियर है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चाहे वो किसी भी टाइप का वॉल्यूम है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सबके डायमेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यू डोंट नीड टू चेक इट, राइट। सो इसके डायमेंशंस आ गए बच्चे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, आपको फाइंड, पार्ट 3 क्या है आपका, आपको फाइंड करना है पार्ट 1, राइट, ये पार्ट 2 था आपका। अब पार्ट 3 में क्या बोल रहे हैं, रेशो फाइंड आउट करना है, किसका, जो बेसिकली व्हाट आर डायमेंशंस ही पूछा है ना उसने। थर्ड पार्ट में क्या है, किसके डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, रेशो के। किसकी रेशो के, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एच ए टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस ए। यानी कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट को डिवाइड कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था, उसके डायमेंशंस थे एल क्यूब, राइट, और डिवाइड कर दो उसको आपका
जो आपके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के डायमेंशंस थे, दैट वाज आल्सो एल क्यूब। तो आपका क्या आ गया, 3 से 3 कैंसल, आपका यहाँ पावर्स को ऐड करके भी आप देख सकते हो, उसको ऊपर लेके जाओगे 3 प्लस माइनस 3, तो आपका क्या आ गया +3 0, राइट, L 0, यानी कि M0 T0 सब तो है पहले ही, और सिर्फ L ही था, वो भी क्या हो गया 0 हो गया, तो हमारा क्या आ गया ईजिली डायमेंशन लेस, राइट। ये रेशियो भी क्या हो गई, डायमेंशन लेस हो गई है हमारी, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है क्योंकि सेम वॉल्यूम ही तो है, उनको अगर आप रेशियो करोगे उनके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, आपके एड ऑन होके 0 ही देंगे, तो ये डायमेंशन लेस रेशियो है, राइट। इसके डायमेंशंस क्या आ गए, इसके डायमेंशंस आ गए बच्चा, इसके डायमेंशंस आ गए आपके 0, डायमेंशंस इक्वल्स टू 0 आ गया आपके पास। इज दिस क्लियर? So now our next numerical is numerical 3rd for short answer questions. Let's start reading it. As you can see it on your screen, read it. The question is saying, suppose you are told that the linear size of everything in the universe has been doubled overnight. Can you test this statement by measuring sizes with a meter stick? राइट, इस क्वेश्चन में बच्चा 3 क्वेश्चंस हैं, हम तीनों को कंप्लीट करते हैं। 3 पार्ट्स उसने पूछे हैं क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट जैसे कि मैंने अभी रीड किया आपके लिए, इट इज सेइंग कि हमने लेट किया, राइट, कि जो लीनियर साइज है, लीनियर साइजेस मतलब लेंथ वाइज एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ बीन डबल्ड ओवरनाइट, कि रात के रात जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनका लीनियर साइज क्या है आपका, वो डबल हो गया है, लेंथ जो है उनकी डबल हो गई है, राइट। सो ही इज सेइंग कि डबल तो हो गई है, चलो अब क्या आप टेस्ट कर सकते हो इस स्टेटमेंट को, क्या आप मेज़र कर सकते हो हर चीज़, जितनी भी चीज़ों का साइज डबल हुआ है विद अ मीटर स्टिक? क्या आप मीटर, आपने मीटर रॉड देखा होगा बच्चा, जब भी हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो जो सेलर्स रहते हैं उनके पास क्या रहते हैं, आपके एक स्टिक रहती है ना, मीटर रॉड रहती है, तो उसी स्टिक से वो कह रहा है क्या कि वो पूरे एक लेंथ बच्चा 1 मीटर का वो स्केल रहता है आपका, तो वो कह रहा है कि क्या आप उस मीटर स्केल को यूज़ करके क्या आप मेज़र कर सकते हो, क्या आप मेज़र कर सकते हो ये चीज़ को, आप वेरीफाई कर सकते हो कि हर चीज़ का साइज डबल ही हो गया है, राइट। सो अब इसमें बच्चा एक कंसेप्ट है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि जितने भी आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं, वो आपके माइंड पे प्रेशर डालते हैं कि आप सोचो, राइट, डिफरेंटली सोचो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो, क्या है इसमें, वो क्या बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं उनका साइज हो गया है डबल। जैसे कि मान लो एक रॉड थी आपके पास, राइट, एक 5 मीटर का अगर रॉड था आपके पास प्रीवियसली, तो रात के रात उसका साइज क्या हो गया है आपका, डबल होकर वो 10 मीटर्स का हो गया है, राइट। पहले आपका 5 मीटर था, अब वो डबल हो गया, एलोंगेट हो गया है और 5 मीटर और हो गया, यानी कि 10 मीटर का रॉड बन गया है वो वाला। सो क्या आप मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हो? अब बच्चा अगर ध्यान से अगर अपने प्रेशर डालो थोड़ा सा ब्रेन पे, तो जो मीटर स्केल है, IQ देखो बच्चा, क्या है, मीटर स्केल है जो, उसमें उसका साइज भी तो डबल होगा, है ना। सो इसका मतलब उसका साइज भी डबल हो गया। अगर वही वेरी हो गया तो वी कांट वेरीफाई कि जितनी भी चीज़ें हैं उनका साइज डबल हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। जिससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वही आपका स्टेबल नहीं रहा, वही आपका चेंज हो गया, वही वेरी हो गया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि 1 मीटर कितना है ना। 1 मीटर एक स्टैंडर्ड है, जैसे कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ 1 मीटर थी, अब ये 2 मीटर हो चुकी है। अगर वो स्टैंडर्ड ही वेरी हो गया, स्टैंडर्ड ही वेरिएबल हो गया, तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपकी हर चीज़ दुगनी ही बढ़ी है ना। सो फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर क्या आ गया, नो वी कांट, है ना। वी कांट मेज़र द जो आपका एलोंगेशन हुआ है, वी कांट मेज़र दैट एलोंगेशन बिकॉज द मीटर स्केल विल ऑल्सो एलोंगेटेड बाय डबल, राइट। सो वी कांट मेजर इट, राइट, बिकॉज स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं करना चाहिए। अगर वो वेरी कर गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, उससे आप कुछ भी वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट इसका, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। कैन यू टेस्ट इट बाई यूजिंग द फैक्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था बच्चा। अब सेकेंड पार्ट वो क्या बोल रहा है, कैन यू टेस्ट इट बाई यूजिंग द फैक्ट। उसने एक फैक्ट बता रहा है अभी वो कि क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हो बाई यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज नॉट चेंज्ड, राइट।
पार्ट 2 में वो क्या बोल रहा है बच्चा, वो बोल रहा है आपको कि जो स्पीड का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। कितना रहता है बच्चा वैल्यू, दैट इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड है हमारा स्पीड का वैल्यू, वो कांस्टेंट है। वो कह रहा है चलो लेंथ चेंज हो गया माना, क्या आप अब डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अगर उसने हिंट दे दिया कि यार स्पीड का तो जो आपका डिस्टेंस वो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट है बच्चा, वो तो कांस्टेंट है, क्या आप अब मेजर कर सकते हो। अब बच्चा ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को भी। अब वो क्या बोल रहा है कि आपका लेंथ मेजर करना है। लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब डिस्टेंस मेजर करना है ना। और उसने एक चीज और बता दी हमें कि चलो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट ही रहनी है, वो तो चाहे जो मर्जी हो जाए स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही रहेगी, है ना। वो बोल रहा है कि इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाला उसने, तो क्या अब मेजर कर सकते हो। और उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है ना, तो क्या अब इस हिंट से आप मेजर कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर उस रॉड में हम लाइट पास कर दें बच्चे, उसी सेम रॉड में अगर हम लाइट पास करें, लेट किया प्रीवियसली जब आपका कोई भी ओवरनाइट आपका वेरिएशन नहीं हुआ था, प्रीवियसली लेट किया वो लाइट आपकी जो थी उसकी स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से वो मेजर कर रही थी, 5 मीटर डिस्टेंस था, और लेट किया उसने टी टाइम लिया था, राइट। फर्स्ट केस में उसने टी टाइम लिया था। अब जब लेंथ डबल होगी सेम स्पीड से, लाइट की स्पीड सेम रहेगी, तो जो टाइम लेगी वो भी तो डबल हो जाएगा ना बच्चे। तो लेट किया 2t आपका टाइम लिया उसने ट्रेवल करने में, ठीक है। लाइट की स्पीड सेम है, डिस्टेंस डबल हो गया तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम भी तो आपका क्या लेगी, ज़्यादा लेगी, है ना। अब यहाँ से हम बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला है फिजिक्स का वो यूज़ करते हैं, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चा। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, डिस्टेंस को निकालो, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसी फॉर्मूला को, क्या आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलो डिस्टेंस मेजर करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया। देखते हैं जो हमारी कंडीशन रिक्वायर दी है उसने वो इसमें फिट बैठती है या नहीं। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है आपको कि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम क्या है आपका, टी टाइम। जैसे कि हमने अभी देखा इस एग्जांपल में, अगर पहले टी टाइम ले रही थी तो अब 2t टाइम ले रही है। तो क्या हम इस स्पीड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू को पुट करके हम क्या मेजर कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ये हिंट दे रहा है, अगर वो ये कंडीशन लगा रहा है कि स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं हुआ है स्पीड ऑफ लाइट पे, yes, then we can, so part 2 का क्या आ गया आंसर, yes, then yes we can measure the distance of that particular rod or anything on the universe, right। तब हम उसका क्या है डिस्टेंस, आपका जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं इजीली, राइट। क्योंकि उससे हम क्या करेंगे, पहले तो मीटर स्केल को पकड़ेंगे, मीटर स्केल को क्या करेंगे, आप उसका डिस्टेंस मेजर कर लोगे, आप उसका लेंथ मेजर कर लोगे कितना है, कितना वेरिएशन हुआ है, उसके बाद उसको काट के 1 मीटर का बना लो, और जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स की, जो भी चीज़ पे वो हाथ लगाए उसको कहो हाँ मैं इसका डिस्टेंस क्या है, उसकी जो लेंथ जो है वो मेजर कर सकता हूँ। अगर मीटर स्केल हमारे पास एक स्टैंडर्ड फिर से आ जाए, 1 मीटर हमें पता लग जाए कितना है, तब तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इजीली हम मेजर कर सकते हैं। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड हैज नॉट चेंज। तो उस पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस सिंपल फॉर्मूला वी कैन मेजर द डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स, राइट। सो ये आपका सेकेंड पार्ट था आपका इस थर्ड क्वेश्चन का। नाउ लेट्स गो टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने एक और ट्रिकी सी कंडीशन लगा दी है, देखते हैं उसको। वो क्या बोल रहा है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। अब ये तो गड़बड़ हो गया, उसने क्या बोल दिया, टाइम भी वेरी कर दिया है। क्या बोला, जितनी भी क्लॉक्स हैं यूनिवर्स में वो क्या कर रही है, स्टार्ट कर रही है रनिंग एट हाफ द स्पीड। अब अगर टाइम वेरी हो गया बच्चा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक क्या था, कांस्टेंट स्पीड थी, टाइम में आपका क्या है, कितना टाइम ले रही है उसको हमने पुट किया और डिस्टेंस मेजर कर लिया, है ना। 1 मीटर मान लो ले लिया हमने, 1 मीटर निकाल लिया, एक हमारे पास मीटर रॉड आ गया, दोबारा से स्टैंडर्ड बन गया यूनिट का, उसके बाद हमने कोई भी चीज़ अपनी मेजर कर ली अपने अकॉर्डिंग, है ना। बट अगर इस फॉर्मूला में ये भी वेरी हो जाए, ये भी वेरी हो जाए, है ना, ये भी गड़बड़ा जाए और ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट रहे। अब अगर दोनों चीज़ें गड़बड़ा गई तो हम तो नहीं निकाल सकते कि लेंथ कितनी है ना। अगर आपका टाइम भी चेंज हो गया फिर हम नहीं निकाल सकेंगे कि आपका डिस्टेंस कितना वेरी हुआ है ना।
ना तो हम स्टैंडर्ड बना पाएंगे क्योंकि ये ही स्टेबल नहीं है, ये भी वेरी हो गया है, ये भी नहीं हमें पता है ना, तो वी कांट, है ना। अगर थर्ड कंडीशन को हम देखें कि अगर टाइम वेरी हो जाए, तो अगर टाइम भी वेरी हो गया, डिस्टेंस तो पहले ही वेरी हो चुका था रातों रात, तो टाइम चेंज हो गया है, सो नाउ वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज चेंज ओवरनाइट, राइट। जो चेंज हुई है ओवरनाइट, वी कांट मेजर ऑल दोज डिस्टेंसेस, राइट। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो टू आवर फोर्थ क्वेश्चन. Now as you can see it on your screens, question number 4 is, if all the terms in an equation have same units, is it necessary that they have same dimensions? And second part वो बोल रहा है बच्चा, if all the terms in an equation have same dimensions, is it necessary? उसने पहले में क्या बोला था, necessary, तो that they have same units. सो वी नीड टू फाइंड आउट. अब देखो बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, राइट. इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे पढ़ो इस क्वेश्चन को. क्या है, फर्स्ट पार्ट पहले अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है. इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव सेम यूनिट्स, क्या बोला वो, उसने बोला सेम यूनिट्स, राइट, सेम यूनिट्स. इज इट नेसेसरी दैट दे हैव सेम डायमेंशंस, तो क्या जरूरी है कि उनके क्या होंगे, डायमेंशंस भी सेम होंगे. यस, सेम यूनिट्स एंड सेम डायमेंशंस, राइट, सेम डायमेंशंस. ठीक, वेरीफाई करते हैं, है ना. वेरीफाई के बिना तो हम बोल ही नहीं सकते हैं. सो दिस इज पार्ट 1. लेट्स चेक, है ना. क्या है बच्चा, सेम यूनिट्स. अब मैंने आपको एक चार्ट शो किया था बच्चा, आपको जिन्होंने इंस्टाग्राम पे जो बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं या जो यूट्यूब पे आप वीडियोस देखते हो, उनमें मैंने एक चार्ट फॉलो किया, आपको दिया था, जिसमें आपका क्या था बच्चे, हमने सेम यूनिट्स कौन सी क्वांटिटी के होते हैं और कौन सी क्वांटिटीज के सेम डायमेंशंस होते हैं, वो भी एक चार्ट मैंने आपको प्रेजेंट किया था. तो उसमें हमने दो क्वांटिटी, उसमें से एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं. जैसे कि हमने वर्क का एग्जाम्पल लिया था, वर्क, एंड सेकेंड हमने एग्जाम्पल लिया था एनर्जी. ठीक है बच्चा. अब इस केस में देखो, वर्क क्या है, वर्क को हम यूनिट अगर देखें तो इसका यूनिट है जूल्स, है ना. जूल्स में मेजर करते हैं हम. जस्ट लाइक दिस, एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी है उसको भी हम मेजर करते हैं जूल्स में. ठीक है, राइट. इनके यूनिट्स आ गए. अब अगर हम इनके डायमेंशंस देखें, चाहे वो किसी भी टाइप की एनर्जी है, किसी भी टाइप का वर्क है, तो उनके अगर हम डायमेंशंस देखें तो क्या निकाले थे हमने, डायमेंशंस फाइंड आउट करने सिखाए थे मैंने आपको, mL2T-2. दिस वाज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, एंड जस्ट लाइक दिस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी वाज सेम, mL2T-2. Right, so this is dimensional formula of work and this is dimensional formula of energy. Look, both are different quantities. Work is a different quantity and energy is a different quantity. They both are having same unit, as he is asking, they both are having same units, right, and just like this they both are having same dimensions also. So first question is, answer is yes, it is necessary that both, if both the quantities are having same units, then it must be having same dimensions also, right? Yes, answer of first part is yes, it is necessary that if two quantities are having same units, then they must have same dimensions also, right? Now let's check second part. second part में वो क्या बोल रहा है बच्चा, second part में वो बोल रहा है, if all the terms in an equation have same dimensions, it is necessary that they have same units. Don't get confused. वो अब उल्टी बात बोल रहा है. क्या बोल रहा है, सेम डायमेंशंस हों तो क्या ये जरूरी है कि उनके यूनिट्स भी सेम रहेंगे, राइट. इसके लिए हमें बच्चा दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा एनर्जी डेंसिटी का एंड प्रेशर का, राइट. सो एग्जाम्पल ले लेते हैं एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी बच्चा सबको पता है किसके इक्वल होती है, एनर्जी डेंसिटी हमने किया था डायमेंशंस में ये फॉर्मूला. एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना. एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, राइट. और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी के डायमेंशंस लगाओ, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस देखते हैं हम. एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी दैट इज mL2T-2.
mL2T-2 और उसको डिवाइड कर दो आप वॉल्यूम के डायमेंशन से जो हमने पहले निकालने सीखे हैं। सो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस क्या आ गए, mL-1T-2। क्लियर है, राइट। अब जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल फर्स्ट ही बच्चे, राइट। इसी का सेकंड देखते हैं हम, एक और इसमें देख लेते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी एक क्वांटिटी लिया और दूसरी क्वांटिटी हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रेशर, राइट, प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है बच्चे, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, राइट। अब इसके डायमेंशंस निकाल लो, क्या आएंगे इसके डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, mL-T-2, एरिया के डायमेंशंस L2, राइट। सो प्रेशर के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे, इसको मैं निकालो बच्चा, mL-1T-2, राइट। सो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि एनर्जी के डायमेंशंस ये हैं और प्रेशर के डायमेंशंस ये हैं, और तीसरी चीज़ जो हमें पता लगी ये कि इन दोनों के डायमेंशंस तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। सो दीज बोथ क्वांटिटीज आर हैविंग सेम डायमेंशंस। अब चेक करते हैं क्या इनके यूनिट्स भी सेम है ना, वो भी चेक करते हैं। सो अब देखिए बच्चे ध्यान से, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशंस ये हैं और प्रेशर के डायमेंशंस ये हैं, हमने अभी अभी फाइंड आउट किए हैं, है ना। व्हाट अबाउट यूनिट्स, यूनिट्स चेक कर लेते हैं। प्रेशर के यूनिट सबसे पहले निकालते हैं, बिकॉज ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं न्यूटन एंड पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। पर यूनिट एरिया मतलब डिवाइड बाय में मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसके क्या आ गए आपके यूनिट्स आ गए, है ना। व्हाट अबाउट एनर्जी डेंसिटी, उसके यूनिट्स क्या हैं वो चेक करते हैं। वो एनर्जी डेंसिटी का बच्चे फॉर्मूला हमने देखा है अभी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी के डायमेंशंस होते हैं जूल्स, हम ऐसा ही में देख रहे हैं, राइट, एंड मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम के आपके जो डायमेंशंस है, राइट। सो आपका क्या आ गया, जूल्स पर मीटर क्यूब, ये तो सेम नहीं है ना। रुको अभी इसको ध्यान से देखते हैं। हमें पता है जूल को हम क्या लिख सकते हैं, जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर होता है ना, जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर होता है आपका, है ना। सो इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन मीटर इसकी जगह पुट करो, क्या आ गया, न्यूटन मीटर पर मीटर क्यूब, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो ये चीज़ वेरीफाई कर रही है ना। बट उसने क्वेश्चन में पता है, उसने पूछा यस, ठीक है, एक बार हम लिख लेते हैं। उसके बाद अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बट उसने लगा दिया क्या नेसेसरी है कि आपका क्या होना चाहिए, ये चीज़ होनी ही चाहिए कि आपके जिस चीज़ के सेम डायमेंशंस हैं उसके सेम यूनिट भी हों। तो उसके लिए हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ को देखा और हमने एक और एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल लेते हैं सेकंड, राइट, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एक और एग्जांपल सेकंड हमने लिया, दैट इज एक फ्रीक्वेंसी का एंड एंगुलर वेलोसिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी लिए इस बार हमने, फर्स्ट लिए हमने फ्रीक्वेंसी एंड सेकंड हमने ले ली एंगुलर वेलोसिटी, राइट, एंगुलर वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, राइट, 1 टाइम पीरियड मतलब 1/t, यानी कि इसके डायमेंशंस क्या हो गए, t इनवर्स। और इसके बच्चा फ्रीक्वेंसी के सबको पता है कि यूनिट्स क्या होते हैं, हर्ट्ज, है ना, हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके डायमेंशंस ये हो गए हैं और हमारे यूनिट्स हो गए हैं ये वाले, राइट। नाउ नेक्स्ट चेक फॉर एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बच्चा किसके इक्वल होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय में टाइम होता है हमारे पास। एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मीन्स थीटा डिवाइड बाय जो टाइम है वो, राइट। अब क्या थीटा की कोई डायमेंशंस होंगे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंगल के कोई भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो इसके कोई डायमेंशंस नहीं है बट टाइम के डायमेंशंस है। सो 1/t, यानी कि t इनवर्स क्या आ गए आपके डायमेंशंस आ गए फॉर एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर क्या है, सेम डायमेंशंस हैं। क्या इसके यूनिट्स हर्ट्ज होते हैं, इसके यूनिट्स क्या होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के, एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स होंगे रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो इसका मतलब है इन दोनों क्वांटिटी की सेम डायमेंशंस हैं बट सेम यूनिट्स नहीं हैं। सो इसका मतलब ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है, ये स्टेटमेंट आपका ही रॉन्ग हो गई है कि जरूरी है, उसने क्या पूछा था दैट
in an equation have same dimensions, is it necessary that they have same units? necessary नहीं है, जरूरी नहीं है, राइट। सो जरूरी नहीं है कि जिन स्टेटमेंट्स के सेम डायमेंशंस हो उनके सेम यूनिट्स भी होने ही चाहिए। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट मे बी, राइट। हो सकता है जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा कि हाँ उसके यूनिट्स भी सेम थे और डायमेंशंस भी सेम थे, तो हो सकता है जिसके डायमेंशन सेम हो उसके यूनिट्स भी सेम आ जाएं। बट जैसे कि हमने सेकंड स्टेटमेंट में किया, उसने उसको इनवैलिड बना दिया कि उसके डायमेंशंस तो सेम थे टी इनवर्स, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट आ गए। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ वी विल गेट सेम यूनिट्स इफ वी हैव सेम डायमेंशंस, राइट। नाउ लेट्स चेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल 5। तो बच्चा जो न्यूमेरिकल 5 है, लेट्स रीड इट फर्स्ट। इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, वो क्या बोला, इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस डू दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्या वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट अटैच कर दे रही हूँ जिसमें आपको डिफरेंट आपका पूरे चार्ट में आपको बताया गया है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और हर आपको रो में बताया गया है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके क्या है आपके डायमेंशन सेम हैं, जैसे कि वो बोल रहा है ना। सो काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके डायमेंशंस क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या लिए थे एग्जाम्पल, वर्क एंड एनर्जी का आपका लिया था। दोनों के आपके क्या थे बच्चे, वर्क एंड एनर्जी, या फिर आप टॉर्क भी ले सकते हो। टॉर्क क्या रहता है बच्चा, रोटेशनल आपका फोर्स रहता है, और तीनों के डायमेंशंस अगर हम देखें तो दैट इज mL2T-2। हमने भी प्रीवियसली किया है ना, फोर्थ क्वेश्चन में हमने यही किया है। सो उनके डायमेंशंस क्या थे, ये आ जाते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्पल, जैसे कि हम और एग्जाम्पल लें, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर डिस्प्लेस, एंगुलर वेलोसिटी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दोनों के डायमेंशंस क्या आते हैं, टी इनवर्स ही आते हैं, है ना। एंड थर्ड अगर हम लें, प्रेशर एंड एनर्जी डेंसिटी, जो कि हमने प्रीवियस सभी न्यूमेरिकल में इसका भी एग्जाम्पल लिया था। सो क्या आ जाएगा, mL−T-2, राइट। इज दिस क्लियर। अब क्या मुझे बताओ, अगर इनके डायमेंशंस, अगर वर्क, एनर्जी और टॉर्क तीनों के डायमेंशन सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इसके अलावा कि उसकी डायमेंशन सेम है और किसी कॉन्टेक्स्ट में ये कोई भी इनका वो सेम नहीं है, सिमिलैरिटी नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज, जैसे कि फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, किसी भी मायने में ये सेम नहीं है, राइट। सो जैसे कि आप प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी देख सकते हो, दोनों टर्म्स का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, दोनों टर्म्स का अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। सो दीज आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल कंटेंट, राइट। सो दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, नो, it's not necessary. If two physical quantities have same dimension, then it doesn't mean that they are representing the same physical content, right? So it is wrong. ये बिल्कुल ही wrong statement है आपकी, वो same आपकी physical quantity को represent नहीं करेंगी, ठीक है। अब next numerical देखते हैं, that is numerical 6. As you can see on your screen, क्या बोल रहा है बच्चा, रीड करते हैं न्यूमेरिकल को। It is desirable that the standards of units be easily available, invariable, indestructible and easily reproducible। बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्या बोल रहा है वो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट में, कि ये डिज़ायरेबल है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स हों वो क्या होने चाहिए, आपके उनके करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। हमने पहले किए हैं कि वो एक तो ईजिली अवेलेबल हो जाए, है ना, और सेकंड आपका क्या था, वो आपका इनवेरिएबल, कभी भी वेरी नहीं करना चाहिए, राइट। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चे। क्या है, ईजिली अवेलेबल हो, जैसे कि 1 किलोग्राम है तो चाहे हम इंडिया में बैठे हैं, चाहे वो फ्रांस में है, कहीं भी है, वो स्टैंडर्ड क्या है, ईजिली अवेलेबल हो जाए। 1 kg हमारा, हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर हम 1 kg एप्पल लेने जा रहे हैं तो हम फ्रांस में अगर 1 kg मांगेंगे तो उनको पता ही नहीं है 1 kg है क्या, है ना। तो वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए हर जगह पर, राइट। एंड सेकेंड इज इनवेरिएबल, यस, वो किसी भी चीज़ से वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया में उसका कुछ और वैल्यू है, 1 kg है, और अगर हम यूएस में या लंदन में कहीं भी जाएं, बाहर जाएं इंडिया से, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, वो 800 ग्राम रह जाए, वहीं वो 1.5 किलो हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 किलो का मतलब 1 किलो, वो स्टैंडर्ड है आपका 1 kg, राइट।
तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए, कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, राइट, एंड इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए। यस, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब आपका क्या है वो कि उसको कोई भी ख़त्म ना कर सके, है ना। ऐसा नहीं है 1 kg है हमारे पास है और हमने उसको तोड़ दिया तो हम उसको बना ही नहीं सकते हैं, है ना। वो आपका इनडिस्ट्रक्टिबल होना चाहिए, उसको कोई ख़त्म ना कर सके 1 kg को, कि अगर आपके पास 1 kg है, हमने उसको कुछ भी डैमेज कर दिया तो उसके बाद आप 1 kg को ले ही नहीं सकते। ईजिली डिस्ट्रक्टिबल एंड आपका ईजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। यस, रिप्रोड्यूस कर सके। अगर आपका किसी ने मान लो गुम कर दिया, किसी ने तोड़ दिया, तो ईजिली हम क्या कर सकें, उसको रिप्रोड्यूस कर सके। 1 kg कितना है हमें पता होना चाहिए, बस उसको हम ईजिली रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये तो है आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी यूनिट के, जिसने वो बता दिया, जो हमें पहले से ही पता है, राइट। सो वो कंडीशन लगा रहा है ये चीज़ की। नाउ अब वो अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है कि इफ़ वी यूज फुट of a person as a standard unit of length। लो, उसने अब क्या बोल दिया कि एक पैर है ये एक पर्सन का, जैसे हम एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ले रहे हैं ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे कि हम बच्चा, बेसिक एग्जांपल है इसका, आप में से कई बच्चे जैसे क्रिकेट खेलते होंगे, है ना। तो क्रिकेट खेलते हैं तो जो हमारा पिच रहता है उसका हम कैसे मेजर करते हैं, वो हम किसी स्केल या किसी से नहीं, हम पैरों से ही मेजर करते हैं ना बच्चा, पिच का वैल्यू, है ना। सो कि कितना आपका है, तो वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं अपने फीट से। जस्ट लाइक दिस वो क्या कह रहा है, जो आपका लेंथ मेजर करनी है कोई भी, चाहे वो कोई भी लेंथ है, उसको हमने एक जो आपका स्टैंडर्ड आपका दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट आपको ऑफ लेंथ आपका एक पर्सन का फुट दे रहे हैं, राइट। आपने लेट कर लिया। विच ऑफ द अबव फीचर्स आर प्रेजेंट एंड विच आर नॉट। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन से फीचर्स आपका इस स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, जो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो आपने लिया है, दैट इज अ फुट। लेट्स ट्राई टू मेक इट, राइट। ये एक फुट है, लेट किया 1 मीटर का ये फुट है, राइट। तो आपके इस फुट में कौन कौन से इसमें से आपके जो आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स इसमें प्रेजेंट होंगे और कौन से नहीं होंगे। चलो चेक करते हैं। ईजिली अवेलेबल, क्या फुट हमारे लिए ईजिली अवेलेबल है? यस है ना। कितने, हम सबके पास 2-2 पैर हैं, तो इजीली हमारे पास क्या है, कोई भी हम जैसे कि पिच ही मेजर करना अगर क्रिकेट का, तो क्या हम इजीली किसी का भी फिट लेके हम क्या कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं लेंथ को। हाँ, इजीली अवेलेबल तो है ये मार्केट में, है ना। सबके पास 2-2 फीट्स हैं हमारे पास, तो हम इजीली अवेलेबल है ये चीज़, नो डाउट, है ना। इनवेरिएबल, अब इनवेरिएबल बच्चा देखो वेरी तो हो सकता है, जैसे कि आज मैंने किसी भी लेट किया पिच मेजर करने के लिए, आज सुरेश उठ के आ गया, है ना, कोई भी स्टूडेंट है, उसने मेजर किया लेंथ। अब अगर कल को सुरेश एब्सेंट है, कोई और आया क्रिकेट खेलने, तो उसने अपने फिट से मेजर किया, तो क्या उनके फीट्स में कोई साइज का डिफरेंस होगा? बिल्कुल होगा। हमारे शूज़ में, पैरों का जो आपका शूज़ है, उनके अपने जो पैर हैं उनमें लेंथ का डिफरेंस रहता है, नहीं रहता? बिल्कुल रहता है ना। या फिर जैसे कि अगर एग्जांपल ले, बच्चे का पैर और हमारा पैर, उसमें कुछ डिफरेंस रहेगा, नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सो इनवेरिएबल जो होना चाहिए वो नहीं है, ये तो वेरी हो रहा है, ये एक स्टैंडर्ड है, उसने लेट कर लिया, बट ये तो वेरी हो रहा है। सो दिस इज नॉट अवेलेबल। जो जो अवेलेबल है बच्चे, मैं उन पर टिक लगा रही हूँ, ठीक है, बाकी अवेलेबल नहीं है इनमें फीचर, राइट। सो नेक्स्ट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, राइट, इनडिस्ट्रक्टिबल। अब हमने चलो एक पैर को ले लिया है एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर लेंथ, बट अगर उस वही पैर कल को मान लो एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, है ना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या हो गया, वो इजीली डिस्ट्रक्टिबल। हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया कि हाँ मुकेश का पैर है, इसी से हम क्या करेंगे, हम लेंथ को मेजर करेंगे, है ना। सो क्या वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है? क्या वो ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल। कल को अगर को कुछ भी आपका जो जिसका आप फीट ले रहे हो, उस पर्सन को कुछ भी हो गया तो क्या करेंगे, है ना। सो इजीली डिस्ट्रक्टेबल तो है, इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है ये, राइट। नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूसिबल, राइट, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। लेट करो, जैसे कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी इसमें खराबी आ गया, राकेश के पैर में कुछ भी, उसको एक्सीडेंट हो गया, उस पर प्लास्टर लग गया, कुछ भी हो गया, तो अगर या फिर मान लो पैर काटना पड़ा, है ना, तो क्या है, क्या हम इजीली मुकेश का ही पैर फिर से बना सकते हैं? क्या नया पैर उग जाएगा,
है ना, क्या या फिर हम फैक्ट्री में उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना, समवेयर इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट आपका रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं है। सो आपका क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड है 1 मीटर, वो बहुत सोच समझ के लिया गया है, वो इजिली अवेलेबल भी है, इनवेरिएबल भी है। तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट है दैट इज 1 मीटर वी आर यूजिंग, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सोच समझ के साइंटिस्ट ने बनाया है। आप फीट से, अपने फुट से आप मेज़र नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उसमें वो इजीली सिर्फ अवेलेबल है, ढेर है, किसी का भी फीट उठा लो और आपका क्या है, आप मेज़र करना शुरू कर दो, जो पिच है उसकी लेंथ या किसी भी चीज़ की लेंथ, राइट। सो कोई भी डिस्टेंस जो भी है आपका, बट वो क्या है, ना तो इनवेरिएबल है, राइट, आपका इनवेरिएबल नहीं है, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है और रिप्रोड्यूसिबल तो बिल्कुल नहीं है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, numerical 7 as you can see on your screens। क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, सजेस्ट अ वे टू मेजर, पार्ट 1 इज सेइंग द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून, ओके। सो कैसे मेजर कर सकते हैं बच्चा, देखो फर्स्ट वो क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। उसने पूछा है एक तरीका हमसे, राइट, किस चीज़ का मेजर करनी है हमें, थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, राइट। हमें एक पेपर की शीट है, जैसे कि कोई भी पेपर की शीट ले लो, आप उसकी थिकनेस मेज़र करनी है। लेट किया मैंने क्लास में आपको एक पेपर पकड़ा दिया, है ना, हर बच्चे को, और मैंने बोला कि इसकी थिकनेस मेज़र करो, है ना। अब कुछ तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बच्चे वो अपना मीटर स्केल लिया और बोल रहे हैं कि हम मेज़र करते हैं इसकी थिकनेस कितनी है। क्या आप मेज़र कर सकते हैं, है ना, नहीं मेज़र कर सकते। सो कोई और तरीका अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो और जो कमेंट सेक्शन है नीचे उस पर प्लीज़ मेरे को बताओ कि किस तरीके से हम इजीली इसको मेज़र कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं पता है तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो आपको नीचे रेड आइकन दिख रहा है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें, आप भी ग्रो करें, मेरा चैनल भी ग्रो करे और सब ग्रो करें, है ना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन दैट इज न्यूमेरिकल 7। सो इसके केस में हमने देख लिया जो थिकनेस ऑफ पेपर शीट है हम मीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते, इट बट ऑब्वियस, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, क्या लो 100 शीट्स का ढेर ले लो, है ना, 100 शीट्स गिन के शीट्स लो, अपनी 100 शीट्स निकाल लो और उनको ढेर बना के उसका निकाल लो, उसको एक के ऊपर एक रखा और सबकी ऐसे आपकी इतनी थोड़ी थिकनेस आ जाएगी उसकी, उस थिकनेस को मेज़र कर लो कितनी है ना, वो थिकनेस आप मेज़र कर लो, जितनी भी आपकी थिकनेस आएगी। अब कितनी शीट्स लिए, 100 शीट्स लिए, है ना। अब जो भी थिकनेस आई है, लेट किया टी थिकनेस आई है, टी थिकनेस को TH ले लो, TH थिकनेस है उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शीट्स से, जैसे कि हमने 100 शीट्स ली तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी थिकनेस ऑफ 1 शीट, राइट। सो ये बहुत ही ईजी तरीका है आपका, ये आपका एक शीट की थिकनेस को मेजर करने का, राइट। आपको कोई और तरीका पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग मेजर करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। कोई भी एक तरीका सजेस्ट कर दो उसको कि आप जो सन है, लेट किया ये सन है आपका, राइट, एंड रफली मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपको ड्राइंग, राइट, एक सन है आपका जो भी है, राइट, एंड मून के बीच में, अब मून और सन के बीच में क्या आएगा बच्चा, अर्थ भी तो है, अर्थ के ऊपर ही मून आपका क्या करेगा, आपका रिवॉल्व करेगा, है ना। समझने की कोशिश करो। सो मून, अर्थ, सन, राइट, इनके बीच का आपको, मून और सन के बीच का आपको डिस्टेंस चेक करना है। कैसे करोगे, एक तो आपका पैरालेक्स मेथड आ जाता है ना, बट अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के बिना, क्योंकि आपको सजेस्ट करना है एक मेथड, कैसे करोगे बच्चे, देखो। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एक हमारे पास सन है, एक हमारे पास मून है और नीचे अर्थ है। अब बच्चा इस केस में हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन है, कंडीशन इज कि आपका जो अर्थ है जब वो 90 डिग्री के एंगल बनाएगी मून के साथ, तब हम ये काम कर सकते हैं, तब हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं सन और मून के बीच में। हमने क्या किया, कंडीशन क्या लगा दिया, व्हेन अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, लिख लो इसको, 90 डिग्री विद सन एंड मून। एज
यू कैन सी ऑन स्क्रीन हमारा क्या है, सन है बच्चे, मून है और यहाँ पर हमारा अर्थ है, राइट। सो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चा, हमारे पास जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर दे रही हूँ, सन है हमारे पास, अब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये सन है आपका, राइट। यहाँ पर हमने ले लिया उस टाइम पे अर्थ है आपका, और यहाँ पर आपका ऊपर क्या है आपका, मून ले लो, यहाँ पर आपका मून ले लो। अब एंगल क्या बन रहा है बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन गया एंगल। अब हमें डिस्टेंस तो पता है, हमें लेंथ तो पता है आपका अर्थ और सन के बीच में, राइट। लेट किया, वो लेंथ है आपकी L, राइट। और जो आपका मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है वो भी हमें पता रहता है, दैट इज लेट किया x है, ठीक है। मेन हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है सन और मून के बीच का डिस्टेंस। सो हमारे पास एक थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? यस, इट इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। पाइथागोरस हमें क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, y चाहिए। सो y इज इक्वल्स टू रूट, स्क्वायर को उधर लेके जाओ, रूट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये क्या बता देगा हमें, ये बता देगा हमें y यानी कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। सो इट इज़ वेरी इजी एंड फिजिबल मेथड कि हम इजीली सन एंड मून के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बच्चा दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1 के शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस हैं, विच वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये वाले, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे JEE एंड नीट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। इससे ही अक्सर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, विच इज़ वेरी मेन थिंग व्हेन यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट JEE एंड नीट, राइट। सो अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना, राइट, इनको समझने की कोशिश करना, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, राइट। सो प्लीज़ नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, है ना। एंड जो मेरा आपका बेल आइकन दिख रहा है उसको भी जल्दी से दबा दो ताकि आप कोई भी आपको मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करो। हमारी HC वर्मा लक्ष्य सीरीज़ चल रही है। लक्ष्य बैच में हम क्या कर रहे हैं बच्चा, हम एक एक चैप्टर को शुरू से मैं आपको हर चैप्टर के आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपका चाहे कोई भी न्यूमेरिकल हो HC वर्मा बुक में, हम उसको करते जा रहे हैं, है ना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं ग्रो कर सकूं, मेरा चैनल ग्रो कर सके और आप भी मेरे साथ ग्रो कर सको। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो इस चैनल को ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। सो थैंक यू।